नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। आज हम लोगों का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण प्रयत्न, ठीक। यानी किसी वर्ड को बोलने में हम कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, या यह किसमें बताया जाएगा, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। अगर उच्चारण प्रयत्न की बात करते हैं तो उच्चारण प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। वर्णों का उच्चारण प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। लेकिन ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, केवल बाह्य प्रयत्न के कुछ पार्ट आपके सिलेबस में है, बाकी सब आपको संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे, ठीक। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। अगर आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, और बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न में 11 भेद होते हैं, ठीक। अब आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें होता है पहला विवृत, ठीक, अर्धविवृत, सॉरी इसमें होता है स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, संवृत, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत होगा, संवृत बाद में रहेगा। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, विवृत, और 5वां संवृत। ये आपका हो गया 5। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। ईषद स्पृष्ट का मतलब होता है आधा स्पर्श करना। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ईषद विवृत का मतलब आधा खुला हुआ, और संवृत का मतलब होता है लगभग बंद हुआ, ठीक। ये आपको संस्कृत में बताया जाएगा, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक। अगर बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। पहला होता है इसका विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, 5वां अघोष, 6ठा सघोष। सघोष को ही क्या बोलते हैं? घोष भी बोलते हैं, ये आप जानते हैं। ये 7वां अल्प प्राण, 8वां महाप्राण, 9वां उदात्त। उदात्त को उच्चैर उदात्ता भी बोला जाता है। 10वां अनुदात्त। अनुदात्त को निश्चय उदात्ता भी बोला जाता है।
11वां स्वरित। ठीक, यानी विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये कुल कितने भेद होते हैं? इसके 11 भेद होते हैं। मैंने बताया कि आपके टॉपिक में पूरा पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस में पूरा पढ़ना नहीं है। आपके सिलेबस में बस अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। ठीक, ये 4 आपको पढ़ना है हिंदी के सिलेबस में। संस्कृत के सिलेबस में आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन हिंदी के सिलेबस में आपको बस 4 यही पढ़ना है। ठीक, और ये 4 हम देखेंगे कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, इसको हम आज देखेंगे। ठीक, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए, हो गया होगा। एक चीज आप जानते रहिएगा, जो आपका अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण होता है, बताने के लिए तो सब ट्रिक बता देते हैं। ठीक, सारे यूट्यूब वाले देखते हैं, हम ट्रिक बता देते हैं, लेकिन परिभाषा कोई नहीं बताता है। आप, मैं जो भी आपको बताऊंगा सब परिभाषित करके ही बताऊंगा। ठीक, तो बताऊंगा क्या, बताता आ रहा हूं, परिभाषित, सब परिभाषित हो रहा है। ठीक, तो ये बेसिक है, बेसिक कभी भूलता नहीं, ट्रिक भूल जाएगा लेकिन बेसिक कभी नहीं भूलेगा। एक बार मन से पढ़ लिए तो आप पढ़ते रहेंगे। ठीक, ठीक, आगे चलते हैं। हमको पहला क्या पढ़ना था? अघोष और सघोष। अघोष परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, अघोष का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार से मुख द्वार में, जिनके उच्चारण में मुख द्वार में घर्षण, घर्षण को आप रगड़ भी कह सकते हैं, यानी रगड़ ना, अत्यल्प, घर्षण अत्यल्प अथवा नाम मात्र, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख द्वार में घर्षण अत्यल्प अथवा नाम मात्र की का होना चाहिए, नाम मात्र का होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। उसे अघोष वर्ण कहते हैं। फिर बात करते हैं सघोष की। ये आपकी अघोष की बात हुई। सघोष की बात करें, सघोष की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार में घर्षण अधिक होता है, उसे
घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, यानी जिनके उच्चारण में घर्षण ज्यादा हो जाता है उससे क्या कहते हैं, सघोष। अभी इसको आगे हम देखेंगे जब वर्ड एक एक वर्ड लिखकर उसको हम समझेंगे। अभी तो हम केवल परिभाषा देख रहे हैं। ठीक, अभी वर्ड आपको लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपका होता है क ख ग घ ng। ठीक, इसमें जो होता है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है, पहला और दूसरा वर्ड आता है। इसके बाद ऊष्म के स और स आते हैं। यानी ये क्या होता है, आपका अघोष होता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। ठीक, अब देखिए, और इसमें क्या होता है, इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आता है। इसके बाद अंतस्थ आता है और ऊष्म का ह आता है। इनकी कुल संख्या 20 होती है। ठीक, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जैसे आप बोलते हैं क, बोल कर देख लेते हैं क। जब आप क बोलते हैं तो मुख से जो मुख में जो घर्षण होता है बहुत कम होता है, क। जैसे आप बोलते हैं ख तो घर्षण थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन वो भी नाम मात्र का केवल होता है। लेकिन जब आप ग बोलते हैं, बोलकर आप देखिए, ऐसे मन में बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। जब आप तेजी से बोलेंगे क ख ग, अब देखिए ग में हमारा क्या होता है, नीचे से घर्षण करता हुआ वर्ड निकलता है। घ ng, इन नीचे से आता हुआ घर्षण करता है। तो यही कहते हैं कि जिनमें घर्षण अत्यल्प होता है या नाम मात्र का होता है वो क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। और जिनमें घर्षण ज्यादा होता है या अधिक होता है वह क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। ये आपकी परिभाषा अघोष और सघोष की थी। इसके बाद अभी हम परिभाषा अल्प प्राण और महाप्राण की देखेंगे। पुनः हम उसके वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम फिर चलते हैं। ठीक, चलिए अब पारी है अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण कहते हैं, ऐसे अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण माने श्वास। यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में, वहां देखिए घर्षण की बात हम लोग किए थे, अघोष सघोष में घर्षण की बात, और यहां हम लोग श्वास की बात करेंगे। यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अत्यल्प अथवा जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अत्यल्प अथवा नाम मात्र की निकलती है, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण में इसमें, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें वर्ग का पहला
तीसरा एवं पांचवा, पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ यानी अंतस्थ वर्ण आते हैं। इनकी कुल संख्या 19 होती है। यानी इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 19 होती है। ठीक, अब बात करें अगर महाप्राण की, महा माने होता है बड़ा या महान, ज्यादा, प्राण माने श्वास। यानी ऐसे वर्ड जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती हो तो लिख लीजिए वो भी। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, अब आप देख लीजिए महाप्राण वर्ण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। महाप्राण वर्ण में वर्ग का, दूसरा एवं चौथा वर्ण, दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। इनकी कुल संख्या 14 होती है। अभी देखिए एक चीज छूटा हुआ है, जो स्वर होते हैं उसके बारे में भी सोच लीजिए कि ये सब तो केवल आपको अभी व्यंजन, दूसरा चौथा ये हो गया, फिर पहला तीसरा पांचवा ये हो गया ना। अभी स्वर न तो अघोष में गिने गए, न तो सघोष में गिने गए, न तो अल्प प्राण में गिने गए, न तो महाप्राण में गिने गए। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछता है वो गिने नहीं जाते, क्यों? क्योंकि इसमें केवल मूल व्यंजनों को गिना जाता है। किसको गिना जाता है? मूल व्यंजन को गिना जाता है, मूल व्यंजन। और मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अघोष की संख्या 13, सघोष की संख्या 20, तो 13 और 20 33। अल्प प्राण की संख्या 19, महाप्राण की संख्या 14। 19 और 14 कितना हो गया? 33। तो मूल व्यंजन गिने जाते हैं। लेकिन अगर स्वर की बात करेगा तो आप लिख सकते हैं समस्त स्वर सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। ये नियम है, समस्त स्वरों को सघोष में रखा जाता है और अल्प प्राण में रखा जाता है। तो समस्त स्वर क्या होते हैं? सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। ठीक, लेकिन इनकी गणना की नहीं जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो ले लीजिए। इसके बाद हम वर्ड को लेकर समझाते हैं आपको कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष क्या होते हैं। ठीक, वर्डों को लेकर इसको
समझेंगे हम। चलिए, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि पूछ के आप लोग जानते ही रहिए कि दो महाप्राण जो होते हैं, दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं किया जाता है। अभी उसको आगे हम बता देते हैं कैसे नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इन चीजों को समझ सके। ठीक, तो अगर वर्ड बाय वर्ड हमको पढ़ना है तो पहले हम वर्डों को लिख लेते हैं, और लिखते किसको हैं, जो आपके 33 वर्ड गिने जाते हैं। तो 33 वर्ड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। एक ङ होता है, कभी कभी इसको हम अंगा पढ़ते हैं, तो ये अंगा नहीं होता, ये ङ होता है। ठीक, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसको हम लोग इया पढ़ते हैं, ना कि इसको इया पढ़ते हैं। इसको ड़ा पढ़ते हैं, ना कि अड़ा पढ़ते हैं। ठीक, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, न। ठीक, इसके बाद आपका आता है अंतस्थ। ये जो आपके 25 वर्ण हैं ये स्पर्श हैं, ग, र, ल, व। इसको आप वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक, इसके पहले आपको बताया गया था। स, 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 हाँ। ठीक, चलिए, ये जो आपके वर्ण हैं इसको आप स्पर्श वर्ण कह सकते हैं। स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण कह सकते हैं। ठीक, जिसमें वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका जो है ये आपका अंतस्थ है, ये आपका उष्ण है। ठीक, अंतस्थ और उष्ण। ये पूरी संख्या कितनी हो गई आपके? 33 हो गई, यानी अंतस्थ, उष्ण और स्पर्श को मिलाकर। इसको आप मूल व्यंजन भी बोलते हैं। मूल व्यंजन, इसको आप मूल व्यंजन बोलते हैं। और मूल व्यंजनों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 33 होती है। स्पर्श की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 25 होती है। अंतस्थ की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 4 होती है। उष्ण की संख्या भी आप सभी लोग जानते हैं 4 होती है। अब कहते हैं 25 में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए। फिर कहते हैं कि 5 वर्ण होते हैं। कौन होता है? 1, 2, 3, 4 और 5। अभी हमको क्या देखना था? अघोष और सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ये हमको 4 देखना था। अघोष में हमने देखा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है।
इसके बाद ऊष्म के स और स, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। कुल संख्या कितनी बताई गई थी? तो कुल संख्या इसकी 13 बताई गई। जब हम सघोष की बात करते हैं तो बताया गया था सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा आता है, अंतस्थ के पूरे वर्ण आते हैं एवं ऊष्म का केवल आता है। इसकी कुल संख्या आपको कितनी बताई गई थी? 20 बताई गई थी। अभी संख्या कैसे गिनी गई वो भी हम आपको बताएंगे। फिर अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में आपका पहला वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण बताया गया था। इसके बाद अंतस्थ बताया गया था। इसकी कुल संख्या आपको कितनी बताई गई थी? 20, सॉरी 19। इसकी कुल संख्या आपको 19 बताई गई थी। इसके बाद महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण था वर्ग का एवं ऊष्म थे, और इसकी कुल संख्या आपको कितने बताई गई थी? 14। इसको आप 12 प्लस भी याद कर सकते हैं, 345 प्लस अंतस्थ एवं है याद कर सकते हैं, 135 प्लस अंतस्थ याद कर सकते हैं, 24 उसमें आप याद कर सकते हैं। ऐसे याद करने का एक तरीका आपको बताया जाता है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कैसे वर्णों में आएगा, तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके पहले आपको विद्यालयों में पढ़ाया गया था, कैसे पढ़ाया गया था? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़, ऐसे पढ़ाया गया था। लेकिन ये चीज आप छोड़ दीजिए, अब आप बड़े हो गए हैं और अब किसी भी कार्य को आप अपने ढंग से कर सकते हैं, किसी भी कार्य को आप नया आयाम दे सकते हैं, उसको नया स्वरूप दे सकते हैं, नया रूप प्रदान कर सकते हैं, तो इसको भी एक नए ढंग से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर हम इधर से पढ़ते थे तो भी हमको 5 वर्ड पढ़ना पड़ता था, हम क्यों ना इसको ऐसे पढ़ें, तो भी तो 5 ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। क च ट त प, अगर हम क च ट त, देखिए ऐसे पढ़ने का एक फायदा होता है। अगर हम क च ट त प पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आप वर्गों का नाम ले रहे हैं। क च ट त प, 5 वर्ग हो गए ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कुचु टुतु पू, कुचु टुतु पू का नाम आपने ले लिया। कु माने क वर्ग, चु माने च वर्ग, टू माने ट वर्ग, तु माने त वर्ग, पू माने प वर्ग। अभी उच्चारण स्थान हम वर्णों का पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में ना वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, तब उसमें हम देखेंगे कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है और वर्गों का नाम कुचु टुतु पू कैसे पढ़ा। ठीक, चलिए अब हो गया क च ट त प, हो गया ख छ ठ थ फ। अब ख छ ठ थ फ का मतलब ख छ ठ थ वर्ग के द्वितीय वर्ण का नाम आप ले रहे हैं। फिर कहते हैं ग ज ड द ब, जब आप ग ज ड द ब पढ़ते हैं तो इसका मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण का नाम आप ले रहे हैं, ग ज ड द ब। फिर आप पढ़ते हैं घ झ ढ ध भ, जब आप घ झ ढ ध भ पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप वर्ग के चतुर्थ वर्ण का नाम ले रहे हैं। ठीक, फिर आप पढ़ते हैं ङ ञ ड़ न म, ङ ञ ड़ न म का मतलब है कि आप 5वें वर्णों का नाम ले रहे हैं, नासिक वर्णों का नाम ले रहे हैं। ठीक, ये आपका एक तरीका हो गया पढ़ने का। फिर देखिए पढ़ने का तरीका बस यहीं से सीखना है, ये तो ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ठीक, अब देखिए अघोष में कहता है पहला और दूसरा वर्ण आएगा, पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आएगा तो पहले, अब तक हम एक एक पढ़े थे, अब जब हम एक एक पढ़ना सीख गए तो अब हम दो दो पढ़ेंगे, अब हम दो दो पढ़ेंगे। केवल रटने की जरूरत नहीं है, रटना एकदम नहीं है, केवल पढ़ना है। अगर आप पढ़ना सीख गए तो रटना क्या है आपको भूल जाएगा, रटना एकदम नहीं है, उस बात को ही भूल जाएगी, मुझे रटना है, केवल पढ़ना है। ठीक, अब कैसे पढ़ना है? अब दो दो पढ़ना है, इधर नहीं जाना,
इधर ही पढ़ना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इधर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए क ख च छ ट ठ त थ प फ, हो गया कि नहीं हो गया। अब कहते हैं इसमें स भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सर से कह दीजिए, सर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ स हो गया ना। ये क्या हो गया आपका, अघोष हो गया। कभी याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना जरूरत याद करने की, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ स याद करने की एकदम जरूरत नहीं पड़ी आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। जब आप तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप सघोष वर्णों की बात कर रहे हैं, और उसमें क्या और आता है, अंतस्थ प्लस उसमें भी आता है, तो अंतस्थ और उसमें भी साथ लेकर चलना है। चलिए अब इधर नहीं आना है, यहां से शुरू करना है, यहाँ अंत, फिर यहां से शुरू, वहां अंत। ठीक, एक बार आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह। ठीक, यानी इतना अगर आप पढ़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, सघोष वर्ण हो जाता है। यानी ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह, ये आपका क्या हो गया, सघोष वर्ण हो गया। अब देखिए अगर आपकी बात की जाए अल्प प्राण, अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है, तो कहते हैं अल्प प्राण में क्या होता है, 1 3 5, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। अब तक तो बड़ा आसान था ना, हम लोग ऐसे पढ़ दो पढ़ ले रहे, फिर 3 पढ़ रहे। अब हमको क पढ़ने के बाद ग पढ़ना है, फिर ङ पढ़ना है, बीच में 2 छोड़ देना। स्पीड वही होनी चाहिए, ट्रेन उतनी ही स्पीड से चलनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके साथ साथ हमको और क्या पढ़ना है, अंतस्थ भी पढ़ना है, ये भी याद करिएगा। चलिए पढ़ने का तरीका हम आपको देते हैं, पढ़ना आपको है, तरीका देते हैं। ठीक, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। आ गया ना अंतस्थ, अल्पप्राण पूरा अंतस्थ को लेकर 19 वर्ण हम पढ़ गए। ठीक, पढ़ना कैसे फिर से देख लीजिए, स्पीड कम नहीं, आप चाहे जितना स्पीड चाहेंगे उतना स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। ठीक, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। ठीक, जितनी भी स्पीड से चाहें। बीच में ये दोनों छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, इसको भी आ जाना चाहिए बीच में है, लेकिन नहीं, जीवा अपने आप ला जा रहे, केवल प्रयास करने की जरूरत है, रटने की एकदम जरूरत नहीं है, याद करिए। ठीक, फिर से देख लीजिएगा क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। फर्स्ट गियर में चलेंगे, फिर दूसरी गियर लगाएंगे, थोड़ा और स्पीड बढ़ जाएगी। क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। तीसरी गियर लगाएंगे, स्पीड और बढ़ेगी, और जब चौथी में चलेंगे तो स्पीड पूरी बढ़ जाएगी, यानी क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व। ठीक, अब क्या करना है, अब महाप्राण क्या कर रहा है, इसका भी तरीका देख लेते हैं पढ़ने के लिए। यानी दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, उसमें भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। यानी हमको इसे पढ़ना है और इसे पढ़ना है, 2 को पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं ख ग छ झ ठ ढ थ ध फ ब। ठीक, पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ उच्चारण स्थान में क्या होती है, विकृतियां आ जाती हैं, इसलिए 2 महाप्राणों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, लेकिन इस चीज को आप मन में बैठा लीजिए, कभी भी आपको अगर लिखा हुआ मिले कि 2 महाप्राणों का उच्चारण एक साथ होता है, तो इसको तुरंत काट दीजिएगा, 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं होता है। ठीक, चलिए एक बार फिर से अंत में चलते चलते हम लोग एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यानी पहले हम लोग अघोष पढ़ेंगे, फिर सघोष पढ़ेंगे, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं अघोष की, तो अघोष शुरू करते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ स स, अघोष हो गया। सघोष की बात करते हैं तो ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह, ये क्या हो गया आपका, सघोष हो गया। अल्पप्राण की बात करते हैं तो क ग ङ
सॉरी, सघोष में मैंने क्या पढ़ दिया, अल्पप्राण को पढ़ दिया क्या? चलिए देखते हैं फिर से। ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह, ये आपका क्या हो गया? सघोष हो गया। अल्पप्राण की बात करते हैं तो अल्पप्राण को पढ़ के देख लेते हैं। क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म य र ल व, ये ह को नहीं लेना है, य र ल व पर रुक जाना है। इसके बाद महाप्राण की बात करते हैं तो ख घ छ झ ठ ढ थ द फ भ स स स ह, ये आपका क्या हो गया? महाप्राण हो गया। याद रखना है समस्त स्वर क्या होते हैं? सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, फिर हमारा विषय ऐसे चलता रहेगा। आगे हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने में। तो ऐसे ही आप बने रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। सभी को धन्यवाद।